नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, पिछली क्लासेज में हमने पढ़ी थी बोर की अवधारणा, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स हाइड्रोजन मॉडल। आज हम पढ़ेंगे कि बोर की अवधारणाओं के द्वारा किस प्रकार किसी परमाणु के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त हो सकती है या फिर बोर के क्या क्या अनुप्रयोग है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बोर कंसेप्ट, बोर अभिधारणाओं के अनुप्रयोग। ठीक है बच्चा, अब देखो हमारे पास आज जो सबसे पहला उपयोग पढ़ रहे हैं हमारे पास वो क्या है, nवें कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करना। त्रिज्या ज्ञात करना, ठीक है। nवें बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करना मतलब देखो हमारे पास कोई परमाणु है जिसमें नाभिक है और चारों तरफ ये क्या है, एक कक्षाएं हैं। मैंने जब अवधारणाएं पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो ये एक कक्षा हो गई, फिर ये दूसरी कक्षा हो गई, फिर ये तीसरी कक्षा हो गई, तो इन कक्षाओं की नाभिक से कितनी दूरी है, इन कक्षाओं की नाभिक से कितनी दूरी है, अर्थात इनकी त्रिज्या क्या है, इनकी त्रिज्या क्या है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इनकी त्रिज्या क्या है उसके बारे में हमको बताना है। तो वो कैसे बताएंगे वो हमें निकालना है। देखो सबसे पहले मैंने आपको बोर की जब अवधारणा बताई थी, बोर की जो प्रथम अवधारणा बताई थी उसमें आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है, और कभी भी नाभिक के अंदर नहीं गिरता। दोबारा से बना देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है जो एक निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है और ये कभी भी अंदर नाभिक के अंदर नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक तो अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। ठीक है, यहाँ दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक तो अपकेंद्रीय और एक है हमारे पास अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय, ठीक है, दो बल काम करते हैं, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। ये मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था, इसलिए मैंने वापस से आपको रिमेंबर करा दिया। अब देखो बोर की जो प्रथम अवधारणा है वो क्या कह रही थी, ठीक है, याद कीजिए बोर की अवधारणा कह रही थी mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर। mv स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे पास बोर की प्रथम अवधारणा कह रही थी। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो देखो आप ये देख लीजिए। ये क्या क्या चीज है, mv स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन आर। देखो वैसे तो आपने ये पढ़ा हुआ है, कल भी पढ़ाया था और पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे पास E है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, R हमारे पास क्या है, त्रिज्या है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, R क्या है, त्रिज्या है। जो Z है वो आप नाभिक का आवेश मान लीजिए। क्या मान लीजिए, Z नाभिक का आवेश मान लीजिए, ZE नाभिक का आवेश मान सकते हैं। ठीक है, Z नाभिक का आवेश मान सकते हैं। M जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। कोई बड़ी बात नहीं है ना, मुझे वैसे बताना नहीं चाहिए था, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, कल वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। तो बोर की प्रथम अवधारणा हमारे पास ये है mv स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है,
ये हमारे पास था, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश था, आर त्रिज्या थी, जेड नाभिक का आवेश है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास हो गई। वी हमारे पास वेग है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये सारी चीजें हमारे पास हो गई। ठीक है, इतना तो आप समझ ही रहे होगे कौन सी चीज क्या है। ठीक बच्चों, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। बोर की एक दूसरी अवधारणा और थी हमारे पास, बोर की द्वितीय अवधारणा और थी, अवधारणा से इसको समीकरण नंबर हम 1 दे सकते हैं। बोर की द्वितीय अवधारणा क्या थी? mvr बराबर nh/2π। ठीक है, जहां पे क्या कहा जा रहा था कि कोणीय संवेग किसका गुणज होता है? nh/2π का गुणज होता है। ठीक है, ये वाली अवधारणा मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इनके बारे में सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, बस जो मेरे को आपको पढ़ाना है वो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैंने क्या बताया था? mvr बराबर nh/2π। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे आपको v की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? v की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं v को तो एक जगह रखता हूँ और बाकी की चीजों को एक जगह ले आता हूँ, nh/2π mr। ठीक है, मैं v को इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, v की जो वैल्यू है वो कहाँ रख दी? वो इस वाले में रख दी। v का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम रख दें। ठीक है, तो m v, देखो यहां पे v स्क्वायर है ना, तो इन सब का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो m n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर और z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब आगे हमको क्या करना है? आगे हमको क्या करना है? आप एक काम कीजिए, यहाँ पे अच्छा r है यहाँ पे केवल, है ना, ये r से एक r कट गया। ठीक है, यहाँ पे केवल क्या बचा? r बचा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपने इसको काट दिया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था? nवें कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको निकालना था। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको r एक जगह रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है? r एक जगह रखना है और बाकी की चीजों को उठा के वहां ले जाना है दूसरी तरफ। ठीक है, आपको क्या करना है? r एक जगह रखना है और बाकी की चीजों को दूसरी तरफ उठा के ले जाना है। ठीक है, तो ले जाएं। n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 4 पाई स्क्वायर। अच्छा देखो ये m स्क्वायर है, इससे एक m काट सकते हैं हम। ठीक है, इससे एक m काट सकते हैं। 4 पाई स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या बचा? m। ठीक है, और z स्क्वायर। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे की बात हम करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो h है, n है, h है, पाई स्क्वायर है, m है, देखो जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे हमारे पास h है, h हमारे पास क्या है? प्लांक स्थिरांक। h क्या है? प्लांक स्थिरांक है। ठीक है, पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है, आपको पता है 3.14, है ना, 22/7। जो m है उसकी वैल्यू भी फिक्स है, जो द्रव्यमान है इसकी वैल्यू भी फिक्स है।
आपने ये पढ़ी हुई होगी, द्रव्यमान है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वैल्यू भी फिक्स है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम, ठीक है। प्लांक स्थिरांक है h, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू आपने पढ़ी हुई होगी बार बार, क्या 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 34, ठीक है। ये वैल्यू आपने पढ़ी हुई होगी। तो ये यहां पे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये समीकरण नंबर हमने 2 दी है ना, तो ये सभी मान कहां रखने हैं आपको, ये सभी मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। ये सभी मान समीकरण 2 में रख दीजिए आप, ठीक है। जो ये है h की वैल्यू आप रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद पाई की वैल्यू रख दीजिए, m की वैल्यू रख दीजिए, e की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। ये सभी मान आप रख दीजिए, ठीक है। जब ये आप सभी मान रख दोगे तो आपके पास देखो ये h की वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू रख दी आपने, m की वैल्यू रख दी, z की वैल्यू रख दी, z तो है ही नहीं, e की वैल्यू रख दी, h की वैल्यू रख दी, आपने सारे मान रख दिए, ठीक है। आपने सारे मान यहाँ पे रख दिए, ठीक है बच्चा। अब देखो सारे मान रख दिए लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बच रहा है। देखो इन सारे मानों को रखने पर आपके पास क्या आएगा 0.529, ठीक है। अगर आप प्लांक स्थिरांक का मान रख दो, पाई का मान रख दो, आप m की वैल्यू रख दो, m जो द्रव्यमान है, उसके बाद e है, e का मान रख दो, है ना, जो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 होता है, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ये सारे मान रख दो तो आपके पास क्या निकल के आएगा r बराबर 0.529, ठीक है। n की वैल्यू देखो, n ऐसा का ऐसा है, n का मान हमारे पास नहीं है। n हमारे पास क्या है, n आपको एग्जाम में 1 2 3 कुछ भी दे रखा हो सकता है n, ठीक है। अपॉन में z, ठीक है, अपॉन में z यहां पे आपको लिखना है, ठीक है। 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम में होता है। z हमारे पास क्या है परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे हमारे पास n स्क्वायर कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है तो r किसके बराबर हो सकता है 1/z के बराबर हो सकता है। और z अगर ये कांस्टेंट है तो r किसके समानुपाती हो सकता है n स्क्वायर के, ऐसे कुछ हो सकता है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल सा काम करना है, आपको त्रिज्या निकालनी है, nवें बोर कक्ष की त्रिज्या निकालनी है। तो आपको ये 2 अवधारणाएं तो पता होनी चाहिए, ठीक है। बोर की प्रथम अवधारणा पता होनी चाहिए, mv स्क्वायर बराबर z स्क्वायर अपॉन r, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और बोर की द्वितीय अवधारणा पता होनी चाहिए जो कोणीय संवेग वाली थी, ठीक है, mvr बराबर nh अपॉन 2π, ठीक है। यहाँ पे v की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर v का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास कुछ इस तरीके से समीकरण आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारे मान, ये जो सारे कांस्टेंट के मान हैं, स्थिरांक के मान हैं, वो हम कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ये सारे मान रख दिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आ जाएगा जो हमारे काम का है, ठीक है। तो यहाँ पे z की वैल्यू और n की वैल्यू दी होती है जब भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है और हमसे r निकलवाता है। तो इस प्रकार हमारे पास किसी भी कक्ष की त्रिज्या निकाली जा सकती है इस वाले फॉर्मूले से। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया nवें कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ हम इतनी सी बात करेंगे, ठीक है। बाकी की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।